हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जे नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। और आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक, और उस टॉपिक की हम देखेंगे समरी। चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इस चैप्टर की हम एक समरी देखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग, सर्कुलेटरी सिस्टम या बॉडी फ्लूइड्स में हम किस चीज की बात करने वाले हैं, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। बॉडी फ्लूइड्स में हम बॉडी में प्रेजेंट हर एक फ्लूइड की बात करेंगे, मे इट बी ब्लड, मे इट बी लिम्फ। और फिर हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की, ब्लड वेसल्स की, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स की, और इनमें प्रेजेंट जो ब्लड है या जो लिम्फ है इनमें क्या प्रेजेंट होता है उस चीज के बारे में, यानी कि सेल्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में। तो सबसे पहली चीज हमारे सामने क्या है, ब्लड। ब्लड एक्चुअली में क्या होता है, सबसे ज्यादा कॉमन, अबंडेंट और वाइड स्प्रेड कनेक्टिव टिश्यू जो बॉडी में हर जगह प्रेजेंट है। और ब्लड के अगर देखा जाए तो n नंबर ऑफ फंक्शंस है। n नंबर ऑफ फंक्शंस का मतलब देखो, सबसे पहली चीज वो क्या करने वाला है, सबसे पहली चीज वो करने वाला है न्यूट्रिशन को ट्रांसफर, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम कह सकते हैं भाई गैसियस एक्सचेंज करवाता है, गैसियस एक्सचेंज करवाता है, ठीक। ब्लड क्लॉटिंग क्यों होती है, तो इसमें प्रेजेंट है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, मान लीजिए ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, किसी रीजन से एक्सेसिव ब्लड लॉस होता चला जाता है, तो क्या हो सकता है, बॉडी हाइपोवॉलेमिक शॉक में जा सकती है। हाइपो का मतलब कम, वॉलेमिक का मतलब वॉल्यूम, और शॉक हमें पता है, तो कम वॉल्यूम जब हो जाए ब्लड की तो हाइपोवॉलेमिक शॉक हो सकता है, इसीलिए ब्लड क्लॉटिंग बहुत जरूरी है। इसके बाद ब्लड और क्या काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग के अलावा जो हमारे वो हैं WBCs हैं, वो हमें डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, ठीक। इसके अलावा हमारी बॉडी में अगर हार्मोन जा रहा है तो हार्मोन किससे जाएगा, ब्लड से जाएगा, ठीक है। हार्मोन ब्लड से ही ट्रैवल करेगा। और न्यूट्रिशन हो गया, गैसियस एक्सचेंज हो गया, तो इसी तरीके से जब न्यूट्रिशन जाएगा, गैसियस एक्सचेंज जाएगा, तो वेस्ट भी तो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो वेस्ट रिमूवल में भी हेल्प करता है। किडनी में जाके प्योरीफाई हो रहा था, है ना, तो वेस्ट रिमूवल में इसने हेल्प कर दी। और ऐसे n नंबर ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट जो किस चीज में मदद करते हैं, जो ब्लड के थ्रू फंक्शन करने में हमें हेल्प करते हैं। तो मान लीजिए जैसे आरबीसी, तो आरबीसी क्या कर रहा है, गैसियस एक्सचेंज कराने के लिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है ना, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कंबाइन हो जा रहे हैं। अगर हम WBC पे जाएंगे तो वो डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम प्लेटलेट पर जाएंगे तो वो ब्लड क्लॉटिंग करा रहे हैं। इसके अलावा हमारे बॉडी में हार्मोन जहाँ से भी निकलता है ब्लड के थ्रू ट्रैवल करता है। ब्लड किडनी के पास जाता है प्यूरिफाई होने, ब्लड जाता है हमारे लंग्स के साथ प्यूरिफाई होने। तो जब मैं कहती हूँ कि वेस्ट रिमूवल होना है, तो वेस्ट रिमूवल सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होना, पूरा यूरिया भी इसी में से जाएगा, मतलब जो किडनी में जाकर के फिल्टर होगा वो भी तो वेस्ट रिमूव ब्लड के थ्रू ही हो रहा है। और इस पूरे ब्लड ने क्या कर रखा है, हमारी बॉडी में कनेक्शन बना रखा है सर से लेके पैर तक। चाहे बॉडी की कोई भी एक्सट्रीमिटी हो, वहां पर हर जगह ब्लड प्रेजेंट है। आपने कोई अगर मेडिसिन खाई तो भाई मेडिसिन को क्या पता चलेगा, मेडिसिन सीधे वहां चली जाएगी। मान लो पैर दर्द के लिए मेडिसिन खाई, तो ऐसा तो है नहीं ब्लड खाते ही सीधे पैर में जाके गिर गई, अब मुझे यहाँ पे काम करना है, ऐसा तो नहीं होता। एवरीथिंग ट्रेवल्स थ्रू दी ब्लड। आपने भी पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम में कि कोई भी ड्रग यानी कि कोई भी मेडिसिन, अल्कोहल, ये सारी चीजें कहां से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वाटर, ये सारी चीजें डायरेक्टली स्टमक में से ब्लड में चली जाती हैं एब्जॉर्ब होके। और जब ऐसा होता है तो ब्लड में तुरंत जब वो पहुंचता है कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट, तो फिर जहां जरूरत है वहां जाकर वो काम करने लगता है। तो एवरीथिंग इज गोइंग टू ट्रैवल थ्रू दी ब्लड, ठीक है। और इस ब्लड ने क्या कर रखा है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। हार्ट जो है वो जब ब्लड पंप करता है तो ब्लड वेसल्स में प्रॉपर ब्लड फ्लो होता है। ये सारे फंक्शंस किसके हैं, हमारे ब्लड के फंक्शंस हैं।
तो ब्लड इज द मोस्ट कॉमन बॉडी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सबसे ज्यादा कॉमन बॉडी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, एसेंशियल सब्सटेंस एंड कलेक्ट्स हार्मफुल सब्सटेंस फॉर एक्सक्रीशन फ्रॉम टिश्यू। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, गैशियस एक्सचेंज करवाएगा, ब्लड क्लॉटिंग करवाएगा, डिफेंस मैकेनिज्म करवाएगा, हार्मोन को डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा, वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके लेके जाएगा, टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा। एवरीथिंग इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द ब्लड। इसके बाद ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसके पास क्या क्या प्रेजेंट है? फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट है, प्लाज्मा है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। फ्लूइड मैट्रिक्स है, प्लाज्मा है और कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। ये सारे ब्लड के हमारे फंक्शंस हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? इफ यू वांट यू कैन राइट। डन? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ब्लड में सेल्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। ब्लड में सबसे पहले है इरेथ्रोसाइट। अब आपसे जब नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आरबीसी लिख के न पूछते हुए इरेथ्रोसाइट लिख के पूछा जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, इरेथ्रोसाइट नाम हमने पहले भी पढ़ा है। अब जो आरबीसी होता है उसमें देखो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट तो प्रेजेंट नहीं होते, पूरी जगह आरबीसी किसको दे देता है? हीमोग्लोबिन को दे देता है। ठीक है, नाउ सी आरबीसी आर द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट है सेल दैट इज आरबीसी एंड आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। इनके पास न्यूक्लियस होता नहीं है। न्यूक्लिएटेड एनिमल्स कुछ में होता है जैसे कि फ्रॉग। ठीक है, तो डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, बायकॉन्केव इन शेप। बायकॉन्केव शेप का होता है, आपको ये यहां पर दिख रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ही शेप का आरबीसी होता है, थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सा नैरोड रहता है। ठीक, तो उसके बाद ये हमारा शेप हो गया। एंड RBCs are formed in red bone marrow। बोन मैरो में आरबीसीज बनते हैं। 120 डेज का इसका लाइफ स्पैन होता है एंड हेल्दी पर्सन में 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन हर 100 ml ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होता है। अब ये देखो, ये जो नॉर्मल वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है कि 12 से 16 ग्राम्स तक, 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन, HB लिखती हूं, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है कितने में? एवरी 100 ml इन every 100 ml ऑफ ब्लड। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये एक वैल्यू इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछी जा सकती है, आपको याद रखनी है। इसके बाद RBCs have लाइफ स्पैन मैंने बता दिया 120 डेज का। दे आर डिस्ट्रॉयड इन दी स्प्लीन। स्प्लीन को एक क्वेश्चन आता है कि विच ऑर्गन इज कंसिडर्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो ये जो स्प्लीन है इसको बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी वाला इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं क्योंकि जब आरबीसी जाके डिस्ट्रॉय होता है तो कहां पर डिस्ट्रॉय होता है? स्प्लीन के ही अंदर डिस्ट्रॉय होता है। और जब भी आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो दो प्रोडक्ट्स निकलते हैं। व्हाट आर दोज टू प्रोडक्ट्स? मैं यहां नहीं लिखती, नीचे लिख देती हूं। ठीक है, व्हाट आर दोज टू प्रोडक्ट्स? जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा तो हमें मिलेगा बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। हमें मिलेगा बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। इतनी बात समझ में आ गई? ये हो गया आरबीसी के बारे में, नोट कर लीजिए। डन? ओके, नेक्स्ट इज ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो होता है इट इज व्हाइट ब्लड सेल। ल्यूकोसाइट क्या है? व्हाइट ब्लड सेल, जिसके पास न्यूक्लिएटेड होता है। भाई न्यूक्लियस प्रेजेंट है, आरबीसी में प्रेजेंट नहीं था, डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट है, तो ल्यूकोसाइट। अब यहां पर भी ल्यूकोसाइट नाम इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूबीसी कोई नहीं पूछेगा। लेस इन नंबर होते हैं, एवरेज 6000 से 8000 मिलीमीटर ऑफ ब्लड। अगर इससे कम हो जाए डब्ल्यूबीसी, इसका मतलब या तो बॉडी में कुछ इंफेक्शन हो रहा है या तो फिर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी में प्रॉब्लम है। अगर इससे नंबर कम हो जाता है, नाउ वी फाइंड आउट, वी गो फॉर दी डिफरेंट डिफरेंशियल थिंग्स टू नो कि क्यों कम है, क्या रीजन है।
कोई क्या इन्फेक्शन की वजह से कम है, या जो भी रीजन है, फिर हम उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स जिसको बोलते हैं, प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स जिसको बोलते हैं, वो सेल फ्रेगमेंट्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं मेगा कैरियोसाइट से। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि प्लेटलेट्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट। स्पेशल सेल्स होते हैं बोन मैरो में। ब्लड कंटेन्स अबाउट 1,50,000 to 5 lakhs platelets millimeter per cube. Platelets are involved in clotting of blood. ब्लड क्लॉटिंग कराने के लिए प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब जब हम आरबीसी के बारे में बात करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड का लाना ले जाना। जब हम इरेथ्रोसाइट की बात हो गई, जब हम ल्यूकोसाइट की बात करते हैं तो ल्यूकोसाइट फंक्शंस फॉर दी डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म यानी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। और अगर हम प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स की बात करें तो वो क्या कर रहा है, ब्लड क्लॉटिंग करवा रहा है। क्लियर, ब्लड क्लॉटिंग करवा देगा। दैट्स इट। अब आता है ब्लड ग्रुप। दुनिया में ऐसा कहा जाता है, देखो हमें क्या लगता है कि ब्लड ग्रुप ए, बी, ब्लड ग्रुप ओ, ए बी, और ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव होगा या फिर ओ में हो जाएगा, उसके बाद बस इतना ही ब्लड ग्रुप होता है। नो, दिस इज नॉट ट्रू। दुनिया में 20-21 प्रकार के अलग अलग ब्लड ग्रुप्स होते हैं। अब हम जब ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो बेसिकली हम इसकी ग्रुपिंग 2 तरीके से करते हैं। भले ही इतने सारे मैचेस प्रेजेंट हैं पर हम ग्रुपिंग 2 तरीके से करते हैं। जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है ABO ब्लड ग्रुप। फटाफट से लिखो ABO ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कौन सा वाला यूज होता है, ABO। रिटन, ओके। तो ब्लड ग्रुप जो है वो ABO के फॉर्म में 2 तरीके से प्रेजेंट है। और ये AB क्या है, ये AB हमारे RBC पर लगा हुआ एंटीजन है जो हमें डिफरेंशिएट कर देता है ब्लड ग्रुप है A है या फिर B है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एंटीजन। एंड प्लाज्मा में 2 नेचुरल बॉडी एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा AB जो है वो सबको पता है भाई कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, और O जो है वो सबको पता है कि यूनिवर्सल डोनर है। तो ये एक नॉर्मल बात हो गई कि कौन सा क्या है, इतना तो पता होना चाहिए। अगर सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछा गया तो यही पूछा जाएगा। फिर आता है RH ग्रुप, RH फैक्टर भी जिसको बोलते हैं। तो ये आया है रेसस मंकी से, रेसस मंकी से, जो इंपॉर्टेंट है, PYQ है। पूछा जाता है नीट में कि RH क्या होता है। ठीक है, तो RH ग्रुप जो होता है इट इज बेस्ड ऑन RH एंटीजन सिमिलर टू दैट ऑफ प्रेजेंट इन रेसस मंकी। रेसस मंकी में प्रेजेंट था ये RH एंटीजन। कुछ नहीं है, ये जैसे वहां पर अपन ने अभी देखा था कि अगर हम इसकी बात करें तो ये एक एंटीजन है, इसी तरीके से एक प्रोटीन के फॉर्म में RH ग्रुप प्रेजेंट होता है। और जिसमें RH ग्रुप प्रेजेंट होगा वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा, जिसमें RH एब्सेंट होगा वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। बस इतना ही होता है। जो RH फैक्टर है वो रेसस मंकी जैसा है, एक एंटीजन है जो ब्लड हमारे RBC के ऊपर लगा हुआ है। तो हम उससे पहचान जाते हैं कि हमारा कौन सा वाला ये ब्लड ग्रुप है। और अगर मान लो RH फैक्टर प्रेजेंट है ना, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूं। देखो हाँ, इसमें बहुत अच्छे से दिख रहा है। अगर RH पॉजिटिव है, ठीक है, अगर RH पॉजिटिव है तो इसमें ग्रीन कलर के, देखो ये हमारा RBC था तो RBC के ऊपर ग्रीन कलर के ये लगे हुए दिख रहे हैं। देखो RBC के ऊपर ये ग्रीन कलर के फैक्टर्स, ये RBC है हमारा, तो RBC के ऊपर आपको ये फैक्टर्स दिख रहे हैं लगे हुए। अगर ये प्रेजेंट है, ये RH फैक्टर प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव, और अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा है तो ये RH नेगेटिव। इट इज जस्ट अगर हम प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ RH फैक्टर देख ले तो हमें पता चल जाता है कि भाई ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सपोज करो किसी का ब्लड ग्रुप AB है, तो अगर AB वाले उसमें ये एंटीजन लगा हुआ मिल जाए RH वाला तो वो AB पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ना मिले तो AB नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा जीरो न्यूट्रल कुछ नहीं है, या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, एब्सेंट है तो नेगेटिव। ठीक, नाउ सी
नेक्स्ट इज सच पर्सन्स, देखो इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी 80% ऑफ ह्यूमंस पर क्या लगा होता है, RH फैक्टर लगा होता है। सच पर्सन्स आर कॉल्ड RH पॉजिटिव, उन्हें हम क्या कहते हैं, RH पॉजिटिव कहते हैं उनके ब्लड ग्रुप को। और जिनमें ये लैकिंग होता है, मतलब जिनमें ये प्रेजेंट नहीं होता, उसे हम RH नेगेटिव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, RH नेगेटिव। RH ग्रुप जो है इसको मैच करना पड़ता है। देखो जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो हमेशा ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो RH पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, अगर आप ब्लड ग्रुप मैच नहीं करोगे और आपने पॉजिटिव वाले के साथ नेगेटिव वाला डाल दिया, यानी जो प्रेजेंट है जिसमें RH फैक्टर उसके साथ ऐसा डाल दिया जिसमें RH फैक्टर नहीं था, तो वो आपस में एग्रीगेट बना लेंगे, जम जाएंगे, पूरा क्लॉट थक्का जम जाएगा, वहीं पर ब्लड फ्लो उस इंसान का रुक जाएगा, सडन डेथ हो सकती है। इसी रीजन से हमेशा ब्लड ग्रुप को पहले इवैल्यूएट करते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप है, फिर ही देते हैं। देखो RH ग्रुप शुड बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन के पहले, ब्लड किसी को देने के पहले मैच किया जाता है। अगर RH नेगेटिव पर्सन है, उसको आपने RH पॉजिटिव ब्लड दे दिया, सो इट विल फॉर्म एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन, एंटीबॉडी बनने लगेंगी और ब्लड को ऐसा लगेगा कि कोई नया, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट या फिर कोई फॉरेन कहना चाहिए सेल एंटर कर चुका है, अपने ही ब्लड के अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज बना देगा। एंटीबॉडीज बनेंगी तो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी अपने को ही मारने लग जाएगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी। और ये चीज सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में नहीं होती, ये चीज ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी होती है कि बॉडी एक्सेप्ट्स दैट ऑर्गन और नॉट। ठीक, तो ये है हमारा RH पॉजिटिव, RH फैक्टर, एक्चुअली RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव की जहां हमने बात करी। अब आता है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। भाई कोएगुलेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, कट लग जाए, तो क्लॉट हो जाता है या कोएगुलेशन बन जाता है इन द नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन। देखो मान लो ये हमारी स्किन थी, ठीक है, स्किन में से किसी रीजन से क्या हुआ, चोट लग गई, तो चोट जब लगी तो यहां से ये रप्चर हो गया और रप्चर होकर यहां से ब्लड लॉस होने लगा। ठीक है, रप्चर होके यहां से ब्लड लॉस होने लगा इस तरीके से। अब अगर आपको ये ब्लड लॉस रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ब्लड लॉस को रोकने के लिए, भाई यहाँ तो ऑलरेडी ब्लड फ्लो हो रहा था वेसल्स में, ठीक है, इस ब्लड लॉस को रोकने के लिए क्या आना चाहिए, एक यहाँ पर मैश जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इस तरीके से मैश जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कि फाइब्रिन थ्रेड आकर ऐसे जमा हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा ऐसे एक लाइन 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 पतली सी दिखती है, तो वो क्या है, वो है फाइब्रिन। वैसे आपको ये आंखों से भाई बहुत ज्यादा आप ये सोचो कि नहीं मैं देख ही लूंगा, आज चोट लगा के देखता हूँ, देख ही लूंगा मेरे को कहाँ फाइब्रिन्स दिख रहे हैं, ऐसे नहीं दिखता, पर एक्चुअली में ऐसा होता है, वहां पर एक मैश फॉर्म कर लेते हैं फाइब्रिन्स, तो ब्लड है वो बाहर ना जा पाए। ठीक है, and dead and damaged formed elements of blood are trapped in the fibrins, और जो खराब एलिमेंट्स हो जाते हैं ब्लड के वो यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं, इस एरिया में वो ट्रैप हो जाएंगे। ये क्या है, दिस इज फाइब्रिन, दिस इज फाइब्रिन। ठीक है, तो ये हमारा फाइब्रिन है। अब बात आती है, फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन इन द प्लाज्मा बाय एंजाइम थ्रोम्बिन। जैसे ही ब्लड लॉस होने लगता है, जैसे यहां पर ब्लड लॉस हुआ तो सबसे पहले आपको पता है यहां पर एक्टिव कौन हुआ होगा, यहां पर एक्टिव हुआ होगा थ्रोम्बिन। ठीक, थ्रोम्बिन भैया एक्टिव हो गया। जैसे ही थ्रोम्बिन एक्टिव हुआ तो ये क्या रिलीज करवाएगा, ये एक्टिवेट कर देगा, थ्रोम्बिन जो है इट एक्टिवेट्स प्रोथ्रोम्बिन, सॉरी फाइब्रिनोजेंस, एक्टिवेट्स फाइब्रिनोजेंस फाइब्रिनोजेन क्या बनाएगा, फाइब्रिन। ठीक है, और फिर ये फाइब्रिन क्या करेगा, ब्लड क्लॉट को यहां पर रोक देगा, एक मैश बना देगा, और इस मैश में ये एक और चीज को ट्रैप करता है, कौन से, डेड एलिमेंट्स, ब्लड के डेड एलिमेंट्स को भी ट्रैप कर लेगा। तो ये हो गई कैसे ब्लड क्लॉट फॉर्म होता है, क्या है ये, ब्लड कोएगुलेट
कैसे होता है। ठीक, ऐसे ब्लड कोएगुलेट हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज थ्रोम्बिन्स जो होते हैं दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोथ्रोम्बिन्स। अभी जो हमने देखा था ना कि थ्रोम्बिन एंजाइम है, वो क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा किसको, फाइब्रिनोजन को। फाइब्रिनोजन जाकर फाइब्रिन को रिलीज कराएगा। तो वो जो थ्रोम्बिन था वो कहां से आया, उसका प्रिकर्सर कौन था, उसका प्रिकर्सर था प्रोथ्रोम्बिन। एंड एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन कुछ ऐसी हुई होगी कि हमारे पास ये था प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन के पास एक एंजाइम दूसरा आया जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज आया, थ्रोम्बोकाइनेज ने प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव किया, तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा थ्रोम्बिन। ठीक, अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, एक तो ये रिएक्शन हो गई, दूसरी रिएक्शन क्या हो गई कि ये जो थ्रोम्बिन है, सॉरी हमारे पास कौन था, वो फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन था हमारे पास, देखो फाइब्रिनोजेंस प्रेजेंट थे, तो यहां पर हमने ले लिया फाइब्रिनोजेंस। फाइब्रिनोजेंस इस थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में, इस थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में इसके साथ में क्या ले लेती हूं, थ्रोम्बिन। क्या बनाएगा, फाइब्रिन। देखो ठीक है, पहले प्रोथ्रोम्बिन था, उस पे थ्रोम्बोकाइनेज ने एक्ट किया तो वो थ्रोम्बिन बन गया। अब पहले फाइब्रिनोजन था, फाइब्रिनोजन पर ये थ्रोम्बिन एक्ट करने लग गया तो उसने फाइब्रिन बना लिया। देखो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड अकर्स बाय सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम। देखो लिंक्ड एंजाइम दिख रहा है, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। रिएक्शन जो कि एक कैस्केड रिएक्शन होती है, क्या होती है, कैस्केड रिएक्शन। नीट के लिए इंपॉर्टेंट है कैस्केड। कैस्केड रिएक्शन का मतलब है इसने इसको चालू कर दिया, इसने इसको चालू कर दिया। आपने देखा है वो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज जमा करके रखते हैं, एक को टैप करो तो पूरी चीजें गिरती चली जाती हैं, गिरती चली जाती है, वो होता है कैस्केड इफेक्ट। एक बार मतलब आपने एक जगह, जैसे लड़ होती है जो दिवाली पे हम जलाते हैं, उसमें हम एक जगह बर्न करते हैं तो वो पूरी धीरे 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 क्या होती चली जाती है, बर्स्ट होती चली जाती है ना। तो यही चीज कैस्केड रिएक्शन में होती है। एक बार आपने एक एंड को एक्टिवेट किया, पूरी रिएक्शन कैस्केड रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन चलती जाएगी चलती जाएगी। सीक्वेंस ऑफ इवेंट स्टार्ट टू अकर वन बाय वन, एक के बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट होती चलेगी, उसे हम कहते हैं कैस्केड प्रोसेस, इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा। और ये कहाँ हो रहा है, प्लाज्मा में बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे कि थ्रोम्बोकाइनेज है, थ्रोम्बिन, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स प्रेजेंट है, वही कराते हैं। कैल्शियम आयन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम आयन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। राइट दिस डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो द नेक्स्ट इज लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ एक्चुअली में इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। लिम्फ क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इट इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी फ्लूइड कलेक्टेड इन दी स्पेसेस बिटवीन दी सेल्स ऑफ टिश्यू। तो यही तो इंटरस्टिशियल स्पेस होती है, जो टिश्यू के सेल्स हैं उनके बीच में जो टिश्यू के बीच में जो फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, दैट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कलेक्ट कैसे हो जाता है, सपोज करो यहां पर ये एक टिश्यू है, ठीक, तो ये टिश्यू के सेल्स हैं, सपोज करो ये पूरा एक टिश्यू है, ये टिश्यू के सेल्स थे, ठीक। अब इसके पास भाई फूड कौन सप्लाई करेगा, ऑक्सीजन कौन सप्लाई करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेकर जाएगा, तो इट विल बी दी ब्लड वेसल। तो सपोज करो यहां से ब्लड वेसल जा रही है, ठीक, तो ब्लड वेसल अपने अंदर क्या ले जाएगी, ब्लड ले जाएगी। तो ब्लड से और टिश्यू के बीच में एक एक्सचेंज हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा ना, किस चीज का, भाई ऑक्सीजन यहां पहुंच जाएगा और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाएगा ब्लड में,
यही होगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो वहां पर ऑलरेडी रह जाती हैं, है ना, ऑलरेडी प्रेजेंट रह जाती हैं, तो वो फ्लूइड टिश्यू के बीच बीच में कलेक्ट हो गया, वो टिश्यू के साइड में कलेक्ट हो गया कहीं पर भी, उसके लिए अलग से वेसल्स हैं, उसके लिए अलग से वेसल्स हैं, उस वेसल में ये टिश्यू एंटर करता है जिसको हम कहते हैं लिम्फ। और फिर मैडम लिम्फ का आखिरी में क्या होता है, जो लिम्फ होता है वो वापस से जाकर के ब्लड वेसल में ही मिल जाता है, कहीं अलग से नहीं जाता, क्योंकि एक्चुअली में है तो वो बॉडी का ही फ्लूइड, कहां जाके प्यूरिफाई होगा, तो सारी लिम्फेटिक वेसल एक कॉमन पॉइंट पर आकर हमारे ब्लड वेसल में मिल जाती है, पूरा लिम्फ एक साथ ब्लड वेसल के ब्लड में चला जाता है और फिर प्यूरिफाई हो जाता है, और इस तरीके का जो फ्लूइड होता है इसको हम कहते हैं कौन सा फ्लूइड, लिम्फ। तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस से, यानी कि टिश्यू के बीच में जो सेल्स हैं उनके अंदर जो फ्लूइड है, उसके बीच में जो फ्लूइड फंसा हुआ है, उससे निकलकर जो कलेक्ट होकर फ्लूइड है बना, वो कौन सा है, लिम्फ। लिम्फ में एक्चुअली प्रेजेंट क्या क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा या फिर सम मिनरल कंटेंट्स प्रेजेंट होंगे। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन हो सकता है लिम्फ से पूछ लिया जाए, हो सकता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड नाम से पूछ लिया जाए। तो चाहे क्वेश्चन में इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिखा हो चाहे टिश्यू फ्लूइड लिखा हो, ऑल ऑफ देम मीन्स व्हाट, इट मीन्स दी लिम्फ ओनली। अब वाटर प्रेजेंट होगा, मिनरल कुछ प्रेजेंट हो सकते हैं प्लाज्मा में, एंड एक नेटवर्क ऑफ वेसल होती है जिसको हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। इस पूरी वेसल का जो सिस्टम है इसको मिलाकर, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ऐसे ही लिम्फेटिक सिस्टम होता है, कलेक्ट्स द फ्लूइड, ड्रेन्स इट बैक टू द मेजर वेन, मेजर वेन में वापस से ब्लड ले जाके दे देगी। लिम्फ जो होता है वो एक्चुअली में कलरलेस होता है, क्योंकि सेल में से आ रहा है ना, टिश्यू में से आ रहा है, तो वो कलरलेस फ्लूइड होता है कंटेनिंग स्पेशल लिम्फोसाइट्स, उनमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स कराने वाले कौन से सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन दी लिम्फ। हमने तीन चीजें लिम्फ में प्रेजेंट देखी, वाटर, मिनरल और लिम्फोसाइट्स। क्लियर, तीन चीजें, डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज, अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है हमारी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, दूसरा आता है हार्ट, और तीसरा हमारे ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, मैट्रिक्स, ये सारी चीजें। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है ब्लड वेसल और दूसरा है हार्ट। हायर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होती है, वहां पर कोई भी डायरेक्ट सप्लाई नहीं होता न्यूट्रिएंट्स का। देयर इज ऑलवेज या तो डायरेक्ट सप्लाई करने के लिए या तो फिर वेस्ट को रिमूव करने के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम प्रेजेंट है, सो दे नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो उसको हमें, उस सिस्टम को हमें क्या कहलाना है, मतलब उससे हमें क्या करना है, हमें करना है ट्रांसपोर्ट। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये दो अलग अलग टाइप का हो सकता है। तो वो टाइप क्या हो सकते हैं, इट कैन बी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये दो टाइप के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे देखिए क्या होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आप यूं समझ लो कि एक समय ऐसा आएगा जब ब्लड जो है वो ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है और टिश्यू के साथ मिक्स हो जाता है और टिश्यू के साथ मिल करके रहने लगता है, ताकि टिश्यू को अपना इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट या ऑक्सीजन प्रोवाइड करे और उससे उसका वेस्ट ले और वापस हार्ट के पास चला जाए। तो एक समय ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा आता है जब ओपनली ब्लड टिश्यू में फ्लो कर रहा होता है, जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड ऑलवेज ट्रेवल्स थ्रू दी ब्लड वेसल, हमेशा ब्लड वेसल के अंदर ही रहता है, कभी भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता टिश्यू के साथ। आप इस इमेज को देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां पर ये जो हमारी दोनों साइड की ब्लड वेसल्स हैं वो जुड़ी हुई नहीं है, वो दूर दूर है। इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, टिश्यू प्रेजेंट है। ब्लड इधर से आता है, पूरे टिश्यू को नहलाता है और उसको खाना देता है, उसमें से वेस्ट निकालता है और फिर वापस ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड कहां चला जाता है, हार्ट में चला जाता है। तो ये क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जहां ब्लड वेसल हमेशा कनेक्टेड रहती है, एक नेटवर्क बना रहता है, उसको हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि वहां पर ब्लड कभी भी ब्लड वेसल में से बाहर नहीं आया, हमेशा
हमेशा ब्लड वेसल में ही फ्लो कर रहा था। दिस इज ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो एक बार, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पासेस थ्रू लार्ज वेसल इनटू ओपन स्पेसेस। इंपॉर्टेंट अपने को क्या याद रखना है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, ओपन स्पेसेस में या फिर बॉडी कैविटीज में ब्लड फ्लो कर जाता है, और इसको हम, वो जो खाली जगह होती है उसको हम कहते हैं साइनसेस। ठीक है, साइनसेस कहते हैं किसको? एम्प्टी स्पेस ऑफ द बॉडी, जहां पर ये ब्लड निकल के बाहर चला जाए। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि द ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। हमेशा क्लोज्ड नेटवर्क में, देखो कभी भी ब्लड जो है वो ब्लड वेसल से बाहर नहीं आया तो वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो वो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? तो वो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है? ग्लूकोज, फैटी एसिड, विटामिन्स एक्सेट्रा फ्रॉम द साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन, जहां पर अब्जॉर्प्शन हुआ है। मान लो इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन हुआ, इंटेस्टाइन से ले जाएगा फिर पूरी बॉडी को देगा, तो साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन से लेकर डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में चला जाता है। अगर नाइट्रोजनस वेस्ट को हम बात करें, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, तो ये डिफरेंट पार्ट्स में से कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर ऑर्गन में ले जाएगा और वहां ले जाकर एक्सक्रीशन कर देगा। अब जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या होने वाला है? देखो सारी चीजें कहां फ्लो कर रही हैं? ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो कर रहा है, तो लेकिन एक्सचेंज भी तो जानना जरूरी है। तो एक्सचेंज में ऐसा होगा कि जहां पर इंपॉर्टेंट चीजें अब्सॉर्ब हुई हैं, ब्लड वहां से उनको अब्सॉर्ब करके लेके आएगा, पूरी बॉडी में ले जाकर दे देगा। ऐसे ही पूरी बॉडी से वेस्ट लेकर आएगा, एक पर्टिकुलर ऑर्गन को ले जाके दे देगा और उसे प्यूरिफाई करा लेगा, एक्सक्रीशन करा लेगा उसका, जैसा कि किडनी में होता है। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड से टारगेट तक। इसके बाद ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड अदर केमिकल सब्सटेंसेस को पूरी बॉडी में। फिर ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी के सेल्स में। इसके बाद ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में 3 कंपोनेंट होते हैं, हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड। ब्लड हमने पढ़ा, ब्लड वेसल पढ़ना है और हार्ट पढ़ना है, ये 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ब्लड वेसल्स। आर्टरीज जो होती हैं वो थिक वॉल्ड होती हैं, थिक वॉल्ड बोला मैंने, थिक मोटी मोटी वॉल्स वाली होती हैं, और इसमें से जो ब्लड है वो कहां से आता है? हार्ट से लेकर आती हैं, ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। ठीक है, और वेन्स जो होती हैं वो इनका ऑपोजिट, पतली पतली वॉल्स होती हैं, ब्लड जो है वो बॉडी से लेकर जाती हैं, हार्ट को दे देती हैं। फिर कैपिलरीज क्या करती हैं? ये जो आर्टरीज और वेन्स हैं इनके बीच का जो नेटवर्क बना हुआ है वो किसने बनाया? कैपिलरीज ने बनाया। यानी अगर मैं ऐसे देखने लग जाऊं कि भाई कौन सा वाला मेरे हार्ट की वॉल है, तो आपको पता है हार्ट की वॉल कैसी दिखेगी? देखो, हार्ट की वॉल ये हमारी दिखेगी आर्टरी की। ठीक है, ये हमारी किसकी दिखेगी? आर्टरी की। उसके बाद ये हमारी दिखेगी किसकी? ऐसी वॉल दिखेगी किसकी? वेन्स की। ठीक है, वेन्स की वॉल ऐसी दिखेगी और इसके बाद सबसे छोटी जो होगी वो कौन होगी? सबसे छोटी वॉल जिसकी दिखेगी वो होगी हमारी कैपिलरीज। इतनी बात समझ में आई? मैं इनको मेंशन कर देती हूँ। ये हमारी आर्टरीज होंगी जो थिक वॉल होंगी, ये हमारी वेन्स होंगी जिनके पास कंपैरेटिवली पतली वॉल है, और ये हमारी क्या है? कैपिलरीज, जो क्या करती हैं? कैपिलरीज एक नेटवर्क बनाती हैं इसके और इसके बीच में। ठीक है, तो यहां पर जो ब्लड है वो कहां से आया है? वो आया है हार्ट में से, और हार्ट में से ब्लड आया है, और यहां पर कहां से आया है? बॉडी में से ब्लड आया है, और ये क्या कर रही है? दोनों को जोड़ के रख रही है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ऐसा इमेजिन करके याद रख लोगे। अब एक बार रीड करो, देखो, आर्टरीज थिक वॉल्ड होती हैं, ब्लड वेसल जो कैरी करती हैं ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट्स, हार्ट से दूर ले जाती हैं। तो मोटी वॉल की क्यों होती है? क्योंकि हार्ट क्या कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है। अगर पतली दुबली वॉल होती तो फट सकती थी, इतना ज्यादा वो प्रेशर से पंप करेगा। तो भाई उसने मोटी वॉल है, उसके पास फटने वटने का कोई चांस नहीं है। पूरा जितना भी वो फोर्सफुली पंप करेगा ये ब्लड को लेके चली जाएगी। हार्ट से अवे फ्रॉम दी हार्ट मतलब हार्ट से बॉडी की तरफ, और वेन्स जो है वो थिन वॉल्ड ब्लड वेसल होती हैं जो बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आती हैं। कैपिलरीज जो होती हैं वो सबसे थिनेस्ट ब्लड वेसल होती हैं जो कनेक्ट करती हैं आर्टरीज और वेन्स को। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, लिख लीजिए। डन? ओके।
नाउ द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट है? तो भाई 4 तो हमारे पास चेम्बर्स हैं, 4 तो हमारे पास क्या है? चेम्बर्स हैं। ठीक है, कौन सा? लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर आता है राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ये 4 तो हमारे पास चेम्बर्स प्रेजेंट है। इसके बाद हमारे पास 2 नोड्स होती हैं, 2 हमारे पास नोड्स होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एक होती है साइनो एट्रियल नोड और दूसरी होती है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। साइनो एट्रियल नोड और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड 2 अलग अलग नोड्स होती हैं। इसके बाद भाई अलग अलग ब्लड वेसल इनमें क्या लेकर आती हैं? ब्लड लेकर आती हैं। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखिए कैसा होता है। वन मिनट। हाँ, वन सेकेंड। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखते हैं। ठीक है, 4 चेम्बर्स हैं, तो चारों चेम्बर्स बना लेते हैं पहले। ठीक, इसके बाद यहां से जुड़ा रहता है ये वाला, ठीक, और ये जाता है ऐसे ऊपर की तरफ। इसके बाद यहां से ये जाता है, ठीक है, और ये जाता है ऐसे। यहाँ पर दूसरा वाला चेम्बर, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर दूसरा वाला चेम्बर, यहाँ पर दूसरा चेम्बर, और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके का हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हौच पौच हो गया, इसको सही कर देती हूँ, इसको सही कर देती हूँ। ठीक है, देखो ठीक, ये हो गया। अब ब्लड कैसे फ्लो करता है उससे पहले भाई पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन भी तो बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बना लेते हैं। तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कैसी होती है? पेरिकार्डियम जो होता है जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट रहता है वो होती है ऐसे, वो ऐसे प्रेजेंट होती है, पूरे हार्ट की तरफ प्रेजेंट होगी, यहां पर भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब ब्लड कैसे आता है, ब्लड कैसे जाता है, उसको जानने से पहले एक हमारे पास नोड भी होती है। ठीक है, मैंने क्या बोला था? नोड होती है। एक नोड ये वाला, हाँ, इसको मैं थोड़ा सही कर देती हूँ, 1 मिनट। ठीक है, नोड देख लो, नोड कहाँ प्रेजेंट होती है? नोड एक तो यहां प्रेजेंट होती है, ठीक है, दूसरी नोड यहां प्रेजेंट होती है। ठीक, इसके बाद इसमें आते हैं फाइबर्स। क्या आते हैं? फाइबर्स। तो फाइबर्स कुछ इस तरीके से होते हैं, ऐसे ऐसे जाते हैं, ऐसे और ऐसे जाते हैं। ठीक है, और इनकी फिर ब्रांचेस होती हैं फाइबर्स की, इस तरीके से। बंडल ऑफ हिज एंड पुरकेंजी फाइबर्स, याद आ गया? ऐसे फाइबर्स होते हैं। ठीक, अब ब्लड कैसे आता है और कैसे जाता है? ब्लड कैसे आता है और कैसे जाता है, ध्यान से देखना। ब्लड यहां से एक बार एंटर करेगा। अच्छा, मैं इससे पहले मार्क कर देती हूं कि कौन सा वाला क्या है। ठीक है, देखो ध्यान से देखना। ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला चेम्बर। ठीक है, इसके बाद इसको मार्क कर लेती हूं, ये है राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक, यहां पे क्या होगा? लेफ्ट ऑरिकल, और यहां पे होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, अब मैडम ये क्या है? ये एसए नोड और एवी नोड है। क्या है? एसए नोड और एवी नोड। क्या बताया मैंने? एसए नोड और एवी नोड।
ठीक है। ये है साइनोएट्रियल नोड, एसए नोड, ठीक। ये है एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक। अब ब्लड कहां से कैसे आता है वो भी देख लो। ब्लड जो है वो यहां से एंटर करेगा हार्ट में, ब्लड जो है वो यहां से एंटर करेगा हार्ट में, कहां पर, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से जाएगा राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से चला जाएगा इस वाले वेसल के थ्रू बाहर, ठीक है। सिमिलरली यहां पर ब्लड कहां से एंटर करेगा, हमेशा एट्रियम में से ही एंटर करता है, तो लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वापस चला जाएगा यहां से बाहर, ठीक है। अब बात आती है कौन सी क्या वेन है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से देखना है ना, अब बहुत जरूरी बात है, ये वाली जो है, जो ब्लड लेकर आई है वो कौन है, जो ब्लड लेकर आई है दिस वन इज, जो ब्लड लेकर आई है सुपीरियर वीना कावा, ठीक। जो ब्लड लेकर यहां से वेंट्रिकल से वापस जाएगी वो है आओर्टा, ठीक। फिर यहां पर जो हार्ट के पास ब्लड लेके आई है वो कौन है, पल्मोनरी वेन। ये वाली कौन है, पल्मोनरी वेन। वेन बॉडी में से ब्लड लेके आएगी, जब हार्ट से जाना होगा तो कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। ब्लड जब भी हार्ट से बाहर जाएगा तो आर्टरी के थ्रू जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक और चीज, ब्लड जो है, हार्ट जो है वो पंप कैसे करता है, ये जो ऐसे नोड है, ध्यान से देखना है मैं कैसे बना रही हूं, ये जो ऐसे नोड है ये इंपल्स जनरेट करता है, ठीक है। ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करता है, तो ऐसे ऐसे इसमें से इंपल्स आती है, कैसे बताऊं, ठीक है, इसमें से ऐसे ऐसे इंपल्स आती है, ठीक है। ये इंपल्स धीरे धीरे एवी नोड तक पहुंचती है, एवी नोड फिर आगे इंपल्स जनरेट करता है और ये फाइबर्स तक पहुंचा देता है। ये जो बीच में बंडल ऑफ हिज और पुरकेंजी फाइबर्स दिख रहे हैं, ये पुरकेंजी फाइबर पूरे नेटवर्क में ऐसे पहुंचा देते हैं अपनी उस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाली इंपल्स को। तो ये हार्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। कैसे करेगा, जब ये जो यहां से चली आ रही है ना, ये जो यहां से इंपल्स चली आ रही है, ये इंपल्स ट्रेवल कर जाए हमारे ये जो फाइबर्स हैं इनमें। ये फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, एक फाइबर होता है बंडल ऑफ हिज जो इसमें प्रेजेंट है, बंडल ऑफ हिज जो इसमें प्रेजेंट है, पुरकेंजी फाइबर। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पुरकेंजी फाइबर्स, ठीक। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। अब होगा क्या, ब्लड जैसे ही सुपीरियर वीना कावा से आया, रश करके वो कहां चला गया, यहां हमारे वेंट्रिकल में चला गया, वेंट्रिकल ने वापस आउटा को दे दिया। हमेशा हार्ट एट्रियम में एंटर करेगा और फिर वेंट्रिकल से बॉडी से बाहर, मतलब हार्ट से बाहर जाएगा। यहां पर भी पल्मोनरी वेन बॉडी का ब्लड लेके आई, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू उसको प्यूरिफाई होने भेज देगी। ये तो हो गया काम। अब ये वो कैसे करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कैसे करता है, हार्ट बीट कैसे जनरेट होती है और इंपल्स कैसे जनरेट होती है। हार्ट बीट मैंने आपको बता दिया, ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट होगी, वो एवी नोड तक पहुंचेगी। ये ऐसे नोड है और एवी नोड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के बीच में है, तो एवी नोड जो है वो उसको, उस इंपल्स को आगे पहुंचाएगी और फिर ये पूरी इंपल्स ऐसे पूरे वेंट्रिकल में भी पहुंच जाएगी, और वेंट्रिकल में जब पहुंच जाएगी तो हार्ट को क्या करा देगी, वो इंपल्स की वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करा देगी। अब बात आती है कि हमें हार्ट साउंड कैसे सुनाई देता है। तो ये जो हमारे एट्रियम की वॉल्स हैं, एट्रियम की वॉल्स कौन सी वाली दिख रही है, देखो ध्यान से, ये एट्रियम की वॉल्स दिख रही है, ये वाली, ये जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, ये जब बंद होती हैं और खुलती हैं, तो उसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होता है और उस साउंड को हम लबडब कहते हैं। बस यही है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, हार्ट इज अ थिक मस्कुलर
सोमैटिक पल्सेटिंग एंड कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन, अपने आप पल्सेटिंग, अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करने वाला ऑर्गन है। और फिश में 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट के एग्जाम का PYQ है, ये नीट के एग्जाम का PYQ है, इसीलिए लिखना जरूरी है। लिख लिया? ओके, नाउ ये हो गया, समझ आ गया। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट लिख दूं क्या? ऊपर लिख देती हूं, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा, खत्म, कर लो नोट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर एम्फीबियंस की बात करोगे तो हार्ट में 3 चेम्बर है। एम्फीबियंस के हार्ट में कितने चेम्बर है? 3 चेम्बर्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ द एम्फीबियंस। और रेप्टाइल के हार्ट की अगर बात करोगे तो 3 चेम्बर्ड है, बट फंक्शनली 4 चेम्बर्ड होता है, इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड होता है, एक्सेप्ट इन क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को छोड़ के बाकी सब में इनकम्प्लीट 4 चेम्बर प्रेजेंट है। ये दोनों पॉइंट क्योंकि एक्सेप्शन है, इसीलिए नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इस स्लाइड को नीट लिख करके नोट डाउन कर लो, नोट करिए नीट लिख के। कुछ भी पूछा जा सकता है, या तो फिश का पूछ लेंगे, या एम्फीबियन का पूछ लेंगे, या रेप्टाइल्स का पूछ लेंगे। ठीक है, अब आती है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल होती है रिपीटिंग पैटर्न ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल। बार बार वो जो सिस्टोल डायस्टोल हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल कहते हैं ऑफ द हार्ट। ईच साइकिल ऑफ एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल इज 0.8 सेकेंड। ठीक है, अब अगर सिस्टोल और डायस्टोल आपको याद नहीं रहता है तो सिस्टोल क्या होता है? जब रिलैक्सेशन होता है हार्ट की मसल का तो उसको हम कहते हैं डायस्टोल, और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट की मसल का तो उसको हम कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो उसको हम कहते हैं सिस्टोल। ये याद रहेगा, ठीक है, लिख लीजिए इसको। ओके, सो डन। नाउ द नेक्स्ट इज बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो वॉल्स होते हैं वो ओपन होते हैं, ब्लड को पल्मोनरी वेन से लेकर जाते हैं वीना कावा में एंड फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। जैसे मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर में बताया था, जैसे लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल से जाते हैं रिस्पेक्टिवली थ्रू अ लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, एंड दिस लीड्स टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल व्हिच इंक्रीजेस द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल। जैसे ही उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि ब्लड जो है वो कलेक्ट हो जाता है, तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्स जो है वो क्लोज हो जाती हैं। दैट्स इट। नाउ द नेक्स्ट इज कार्डियक आउटपुट। क्या होता है कार्डियक आउटपुट? ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, हर एक कार्डियक साइकिल के दौरान वेंट्रिकल पंप्स आउट अबाउट 70 ml ऑफ ब्लड। वेंट्रिकल में से कितना ब्लड पंप आउट हो रहा है? 70 ml। ये पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इट इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम। वेंट्रिकल में से पंप होने वाला ब्लड जो कि 70 ml लगभग होता है उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। एंड कार्डियक आउटपुट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट ऑफ ईच वेंट्रिकल पर मिनट। एक एक वेंट्रिकल में से पर मिनट में जितना ब्लड पंप आउट हो रहा है कार्डियक साइकिल में, उसे हम एवरेज 5000 ml या 5 लीटर इन अ हेल्दी इंडिविजुअल मानते हैं। तो ये जो एवरेज लिमिट्स होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट है कार्डियक आउटपुट जो है इट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से नोट कर लो, ठीक है। व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? इट इज इक्वल टू दी स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। एंड कार्डियक आउटपुट ऑफ एथलीट इज मच हायर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी मैन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एथलीट को ज्यादा काम करना पड़ता है, उसकी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होती है, इसीलिए उसका रेट भी ज्यादा होता है हार्ट के पंप करने का। एंड दैट इज वाई द कार्डियक आउटपुट ऑफ एथलीट इज हायर देन दैट ऑफ द नॉर्मल ऑर्डिनरी मैन। ये इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ सकता है और पूछेगा रीजन क्या है। ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, ज्यादा ब्लड को पंप होने की जरूरत है, तो हार्ट ज्यादा काम कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट है हार्ट बीट। हार्ट बीट जो होती है ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से होती है। हार्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रहा है उसकी वजह से होती है। एंड द मूवमेंट ऑफ हार्ट बीट आर सिमिलर टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन ऑफ वेंट्रिकल। जो मूवमेंट होता है हार्ट का वो किसकी वजह से हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन की वजह से हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डायलेट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डायलेट हुआ। एंड द रेट ऑफ हार्ट बीट कितना होता है? 72 पर मिनट। इसे तो कोई नहीं भूलेगा। लिटिल हायर इन वुमेन, फीमेल्स में थोड़ा ज्यादा हाई होता है। चिल्ड्रन, इन्फेंट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, फीवर एंड एक्साइटमेंट।
एक चीज, मेल और फीमेल के हार्ट में फीमेल का हार्ट रेट मेल के हार्ट रेट से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेल के हार्ट का साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है फीमेल के हार्ट के साइज से, जिसकी वजह से हार्ट को फीमेल में ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने के लिए थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि साइज उसका छोटा है। दिस इज द अल्टीमेट रीजन। इसके बाद आता है हार्ट साउंड। हार्ट साउंड जो होता है, बीटिंग ऑफ हार्ट प्रोड्यूसेस साउंड। जब हार्ट बीट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे हम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। देयर आर 4 साउंड्स डेजिग्नेटेड, जैसे S1, S2, S3, S4, ऐसे 4 साउंड्स होते हैं। इसी तरीके से ये जो अभी हमने पढ़ा था ना हार्ट बीट के बारे में, यहां पर भी PQRST वेव होती है। PQRST ऐसे वेव होती है, ठीक है, PQRST वेव होती है। और यहां पर हमें क्या देखना है? हार्ट साउंड्स। तो S1, S2, S3, S4 साउंड्स होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट साउंड जो होता है उसको हम जब साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। पहला हार्ट का साउंड कौन सा होता है? जब साउंड होता है। इट इज लॉन्ग एंड लाउडर साउंड। लॉन्ग होता है मतलब थोड़ी ज्यादा देर तक के लिए सुनाई देता है, और कैसा होता है? लाउड होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत धीमा सा कुछ सुनाई दे। तो एक होता है जब, क्रिएटेड बाय द क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल करना चालू कर देता है, वैसे ही ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल की वजह से ये साउंड सुनाई देता है। नेक्स्ट आता है डब साउंड। लब साउंड के बाद आता है लब डब साउंड होता है ना, लब डब साउंड होता है। तो लब डब में लब तो हमने देख लिया, अब आता है डब। डब जो है वो होता है सेकेंड साउंड, ठीक है। शॉर्ट एंड शार्प होता है, बहुत कम समय के लिए आएगा और शार्प होगा, 1 सेकंड में आकर ऐसे वापस चले जाने वाला शार्प साउंड होगा, जो क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व की वजह से आया है एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब जब क्या होगा? वेंट्रिकल डायस्टोल करना स्टार्ट करे, एकदम से डायस्टोल में नहीं जाता, स्टार्ट करता है डायस्टोल करना, ठीक है। उस समय हमें क्या सुनाई दे जाएगा? डब साउंड। S3 और S4 may not be audible but are usually faint. Sounds are associated with the rapid ventricular filling S3 and atrial systole S4। S3 और S4 साउंड होते जरूर हैं पर नेग्लिजिबल साउंड होते हैं, हमें ज्यादा सुनाई नहीं देते। तो हमें जो सुनाई देता है वो कौन है? लब और डब। लब S1 साउंड है, डब S2 साउंड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज एंड ईसीजी। एक्टिविटीज ऑफ हार्ट जो होती हैं, हार्ट की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको हम रेगुलेट कर सकते हैं नोडल टिश्यू से। नोडल टिश्यू मतलब ऐसे नोड और एवी नोड, हेंस द हार्ट इज कॉल्ड एज मायोजेनिक, मायोजेनिक हार्ट कहलाता है, ठीक। एंड स्पेशल न्यूरल सेल इन दी मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा में कुछ स्पेशल न्यूरॉन है, नर्व सेल है जो रेगुलेट कर रहे हैं कार्डियक फंक्शन को बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS जिसे कहते हैं, क्योंकि हार्ट जो है वो पैदा होने से मरने तक कंटिन्यूअसली काम कर रहा होता है। तो ये कौन करवाता है? हमारा कार्डियक जो एक्टिविटीज करवाने वाला नोडल टिश्यू है वो करवाता है, और हमारा कौन इसको करता है? ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा इसे अकम्प्लिश करता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हम टी वेव की बात करें तो टी वेव रिप्रेजेंट करता है कि वेंट्रिकल्स एक्साइटेड होकर नॉर्मल स्टेट से रीपोलराइजेशन हो रही है। देखो ये PQRST वेव होती है, ये PQRST वेव होती है। तो इसमें क्या होता है? टी वेव जो है इसका इंपॉर्टेंस है, इट मार्क्स दी सिस्टोल। टी वेव पर आपको समझ में आता है कि सिस्टोल हो रहा है बाय काउंटिंग QRS कॉम्प्लेक्स। अगर हम QRS कॉम्प्लेक्स को देखेंगे तो वो आइडियल नंबर ऑफ हार्ट बीट बता देता है पर मिनट जो भी आनी होती है, एंड डेविएशन फ्रॉम यूजुअल शेप इंडिकेट्स एबनॉर्मेलिटी। अगर इस शेप के अलावा कोई दूसरा शेप दिखे हार्ट बीट में तो वो एबनॉर्मल माना जाता है। तो ये चीज तो हमें ग्राफ से पता चल जाती है। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है एक कार्डियक साइकिल में, जब हार्ट में से ब्लड 2 बार निकल जाए तो उसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। देखो लंग्स थे, लंग्स ने प्यूरिफाई करके ब्लड दिया ऑक्सीजन डाल के, तो वो ब्लड कहां पर आया? हार्ट में आया, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से फिर कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहां जाएगा? पूरी बॉडी में जाएगा, ठीक। ऐसे ही जब यहां से बॉडी से ब्लड कलेक्ट हो जाएगा, कौन सा वाला? डीऑक्सीजनेटेड, तो वो वीना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में जाएगा। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को देगा, राइट वेंट्रिकल वापस से किसको दे देगा? राइट वेंट्रिकल वापस से लंग्स को भेज देगा हार्ट में ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्कुलेशन, ठीक। इसके बाद ब्लड पंप्ड बाय राइट वेंट्रिकल एंटर्स पल्मोनरी आर्टरी वेयर लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू आर्टा।
वो वाला मैंने स्ट्रक्चर में भी बताया था। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप इनटू पल्मोनरी आर्टरी इज पास्ड आउट ऑन द लंग्स फ्रॉम वेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड बाय द पल्मोनरी वेन इनटू लेफ्ट एट्रियम पाथवे इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये जो मैंने आपको बताया बस यही डबल सर्कुलेशन है, इसी में ये पल्मोनरी सर्कुलेशन आपको मिल जाता है। ठीक, क्लियर, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या होता है? सिस्टमिक सर्कुलेशन वो होता है जहां पर न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और कुछ एसेंशियल सब्सटेंस टिश्यू को प्रोवाइड कराए जाएं और कार्बन डाइऑक्साइड या हार्मफुल सब्सटेंस को एलिमिनेट कर दिया जाए, उसे हम कहते हैं सिस्टमिक, यानी कि पूरी बॉडी का सर्कुलेशन। एक कनेक्शन होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच में, जिसे हम हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जिसे हम कहते हैं। हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन से लिवर में बिफोर इट डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। लिवर से कहां जाती है पहले? इट इज कैरीड फ्रॉम लिवर, ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लिवर और फिर उसके बाद पूरी बॉडी। ठीक है, उसे कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब आते हैं कुछ डिसऑर्डर्स। क्या डिसऑर्डर्स होते हैं? सबसे पहला होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी जो ब्लड वेसल है उसमें जो हमारा ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ गया तो हमने कह दिया हाइपरटेंशन हो गया है। कम हो गया तो उसको कह दिया हाइपोटेंशन हो गया। सिर्फ ब्लड वेसल में हार्ट किस रेट से फ्लो कर रहा है उसके बेसिस पर हाइपर और हाइपोटेंशन होता है। पर्सन हैज परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर देन इट इज हाइपरटेंशन। अगर पूरे समय ये तेज चल रहा है, ब्लड बहुत तेज फ्लो हो रहा है ब्लड वेसल में, तो वो हाइपरटेंशन है, विच इज 150 to 90 mm और Hg। ठीक है, mm ऑफ Hg इसकी वैल्यू जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, किसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है? ज्यादा खाना खाने की वजह से, फियर की वजह से, वरी, एंजाइटी, सोरो, परेशान हो, डर रहे हो, या फिर आपने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है, हर सिचुएशन में हाइपरटेंशन होता है। हाइपोटेंशन इज अ कंडीशन ऑफ लो ब्लड प्रेशर जिसमें 100 से 50 mm Hg तक का ब्लड प्रेशर होता है। नॉर्मल कितना होता है? 120/80। ठीक, इसके बाद आता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज जिसे हम कैड कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिसीज को हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। अफेक्ट कर देता है ये हमारी ब्लड वेसल को बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट या कोलेस्ट्रॉल। एथेरोस्क्लेरोसिस होता है जब ब्लड वेसल के अंदर एक थक्का जम जाए, या तो कार्बोहाइड्रेट का, या तो फैट का, या तो कैल्शियम का एंड फाइब्रस टिश्यू का। इससे क्या होगा? ल्यूमन जो है आर्टरी का वो नैरो हो जाएगा, ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया कोरोनरी आर्टरी डिसीज, दैट इज कैड। अब आता है अंजाइना पेक्टोरिस। अंजाइना पेक्टोरिस पेन करवाता है। अंजाइना पेक्टोरिस एक सिम्टम होता है, जो मैंने बोला था पेन करवाता है, तो एक सिम्टम है जो अक्यूट चेस्ट पेन करवाएगा जहां पर देयर इज नो ऑक्सीजन, मसल के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही। मोर कॉमन मिडिल एज या फिर एल्डरली अफेक्ट्स दी ब्लड फ्लो। मिडिल एज वालों को या फिर जो बुजुर्ग होते हैं उनको ये होता है और ब्लड फ्लो को अफेक्ट कर देता है। अगर हम हार्ट फेलियर की बात करें तो भाई हार्ट ने बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया तो वो फेल हो गया है। अरेस्ट अलग चीज है ना। तो इट इज अ स्टेट व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग इनफ ब्लड टू मीट the body demand. It is also called as congestive heart failure due to congestion of lung। इसका मेन सिम्टम है, लंग्स में कंजेशन फील होना इसका मेन सिम्टम है, इसलिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं, CHF कहते हैं या फिर हार्ट फेलियर के नाम से जानते हैं। यहां पर हमने अपने चैप्टर की क्विक समरी को कंप्लीट कर लिया है और अब बारी है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो तैयार हो जाइए अपना पेन पेंसिल लेकर के और एक बार रिवाइज देख लीजिए फटाफट से और फिर हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स get ready. Okay, so let's see the first question. First question says blood is specialized connective tissue consisting of। blood में क्या क्या present है और वो एक specialized connective tissue है। option है fluid matrix, plasma, formed elements, all of these। so fluid matrix भी present है, plasma भी present है और formed elements भी present है। अभी हमने पढ़ा है सही option क्या है? option D is the correct answer for first question। ठीक है, that all the elements are present inside the blood, that is the fluid connective tissue। next question देखिए, next question is granules are not visible in। granules किसमें नहीं मिलते? न्यूट्रोफिल में granules मिलते हैं, लिम्फोसाइट में नहीं मिलते, इओसिनोफिल में मिलते हैं, बेसोफिल में मिलते हैं। जिसमें नहीं मिलते वो है लिम्फोसाइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Clear? Granules are not visible in the lymphocyte। Next question देखिए, next question है which of the following options describe all the components of human blood। कौन से वाले में हमें human blood के सारे components मिल रहे हैं? First है AB blood group में, AB और O blood group में, RH ABO blood group and RH AB blood group। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर O मिसिंग है और RH मिसिंग है, यहाँ पर RH मिसिंग है, यहाँ पर RH भी प्रेजेंट है, ABO भी प्रेजेंट है, तो ये ठीक है। नेक्स्ट वाले में RH है, AB है,
लेकिन O मिसिंग है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं हमारे ब्लड को, तो ये कंपोनेंट्स तीनों चारों प्रेजेंट होने चाहिए। कौन सा? A, B, O और RH फैक्टर। नेक्स्ट है बी, इंडिविजुअल्स हैविंग RH एंटीजन आर कॉल्ड। जिन लोगों में RH एंटीजन प्रेजेंट होता है उनको हम क्या कहते हैं? तो ऑब्वियसली अगर RH प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव, और अगर RH एब्सेंट है तो हम बोलेंगे नेगेटिव। सही है। तो अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें RH नेगेटिव तो नहीं कहलाएगा क्योंकि RH प्रेजेंट है, तो RH पॉजिटिव कहलाएगा। RH पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, रेसस पॉजिटिव नहीं, क्या होगा? RH पॉजिटिव। अगर रेसस पॉजिटिव लिखा हुआ मिल जाए तो जरूरी नहीं है वो आंसर सही है, RH पॉजिटिव लिखा होना जरूरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड। लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है और उसके पास क्या स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? पहला आरबीसी प्रेजेंट है क्या लिम्फ में? नहीं है। लिम्फोसाइट प्रेजेंट है? हाँ बिल्कुल है। सेल्स प्रेजेंट? नहीं। लॉन्ग लाइन सेल्स? नहीं। सो द वंस व्हिच आर प्रेजेंट इज लिम्फोसाइट्स इन द लिम्फ। ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फ जो टिश्यू से कलेक्ट होकर आ रहा है और जाकर ब्लड में मिल जाता है, उसमें लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चीफ फंक्शन ऑफ सीरम एल्ब्यूमिन इन ब्लड इज टू। मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे सीरम एल्ब्यूमिन का क्या होता है? पहला, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज सीरम एल्ब्यूमिन से प्रोड्यूस नहीं होती। फॉर्म फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन नहीं बनाता, मैंने आपको बना के बताया था। मेंटेन कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे सीरम एल्ब्यूमिन का होता है कि वो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखता है, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी फॉर दिस क्वेश्चन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन मेजरमेंट ऑफ 15 ग्राम्स और 100 ml इज ऑफ ब्लड इज। तो ये हमारी होती है नॉर्मल लिमिट। ये क्या होती है हमारी? नॉर्मल लिमिट। अब देखिए ऑप्शन में क्या है? इट इज विद इन द नॉर्मल लिमिट। सही है। सब नॉर्मल नहीं है, अबव नॉर्मल नहीं है, लो नहीं है। सो राइट आंसर इज विद इन द नॉर्मल लिमिट। डन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, अब हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर द सेम टॉपिक। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा वाला करेक्ट मैच है? पहला, प्लाज्मा ब्लड लिम्फोसाइट्स नहीं, सीरम ब्लड फाइब्रिनोजन नहीं, लिम्फ प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं हो सकता, ब्लड प्लाज्मा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, इसमें सारी चीजें प्रेजेंट है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसको कंसिडर कर सकते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। बिकॉज ऐसा क्यों? क्योंकि ऑप्शन में देखो, इट हैज बोथ ए एंड बी एंटीजन ऑन आरबीसी बट नॉट एंटीबॉडीज। इसके पास ए और बी है पर एंटीबॉडीज नहीं है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है ए बी एंटीबॉडीज इन दी प्लाज्मा। नहीं, एंटीबॉडीज नहीं होती। नो एंटीजन ऑन आरबीसी एंड एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, ये भी नहीं होता। बोथ ए बी एंटीजन इन प्लाज्मा बट नॉट इन एंटीबॉडीज, ये भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा कि ए बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट है लेकिन कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ यू सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडीज, अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज कम है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लाइक फॉर कंफर्मेटरी एविडेंस। तो आपको कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहला, फाइब्रिनोजन इन प्लाज्मा देखना होगा। नहीं। दूसरा, सीरम एल्ब्यूमिन देखना होगा। एल्ब्यूमिन से पता नहीं चलेगा, हीमोसाइट से पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट है सीरम ग्लोबुलिन देखना होगा। सीरम ग्लोबुलिन बताता है कि हमारे पास कितनी डेफिशिएंसी है एंटीबॉडीज की। तो सीरम ग्लोबुलिन सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज टू सेपरेट सर्कुलेटरी सिस्टम। दो अलग अलग सर्कुलेटरी सिस्टम कौन से ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं? पहला, फ्रॉग में नहीं, लिजर्ड में नहीं, वेल में पाए जाते हैं, शार्क में नहीं। सो राइट ऑप्शन इज वेल। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। क्लियर। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मैमल्स विच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। सबसे ज्यादा यूरिया कहां होता है? उस वेन में जो लिवर से आती हो। ऐसी वेन जो लिवर से आती है उसको हम क्या कहते हैं? हिपैटिक कहते हैं। तो देखो, डॉर्सल आउटा नहीं होगा, हिपैटिक वेन होगा, हिपैटिक पोर्टल वेन नहीं होगा, रीनल वेन नहीं होगा। सबसे ज्यादा यूरिया हिपैटिक वेन में प्रेजेंट होता है। क्लियर। ये क्वेश्चन 2016 का है।
Now see the next question. Next question is blood pressure in pulmonary artery is. Pulmonary artery का blood pressure क्या होता है? More than that in the carotid. Carotid से ज्यादा तो नहीं हो सकता. More than that in pulmonary vein. हाँ, pulmonary vein से तो artery में ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि artery कहाँ है? Heart से लेके जा रही है blood. दूसरा less than that in vena cava. Same as that in aorta. So right option is option B. Option B for this question. It was asked in 2016. नहीं, 2016 का question है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल. कार्डियक साइकिल में जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको चेक करने के लिए डॉक्टर क्या यूज करते हैं? स्टेथोस्कोप. द सेकंड साउंड इज हर्ड व्हेन. सेकंड साउंड कब सुनाई देता है? अब देखो, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था. इससे पहले जो हमने अभी क्वेश्चन देखा था 16 वाला, उसमें सिर्फ वेन्स का डिफरेंस पूछा था. अभी हम क्वेश्चन किस पर देख रहे हैं? साउंड के ऊपर. देखो, एवी वॉल्व्स ओपन अप होने का साउंड होता है क्या? ओपन अप होने का कोई साउंड क्रिएट नहीं होता. वेंट्रिकुलर वॉल वाइब्रेट ड्यू टू गुशिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम आर्टरिया, ये भी नहीं होता. नेक्स्ट है सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लोज इनटू वेसल फ्रॉम वेंट्रिकल. क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व की वजह से होता है. एवी नोड रिसीविंग सिग्नल फ्रॉम एवी ऐसे नोड से एवी नोड में आएगा तो हमें क्या सुनाई देगा? कुछ नहीं सुनाई देगा. सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कि सेमिल्यूनर वॉल्व्स जो हैं वो क्लोज हो जाती हैं और उसी की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है. 2015 में ये पूछा गया था. क्लियर? Fine. So we are done with this topic. इस टॉपिक का क्विक समरी, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने कंप्लीट करे. आप इन सबको रिवाइज कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका नाम है www.magnetbrains.com. टाइप करिए, ऑफिशियल पेज पर जाइए. ऑफिशियल पेज जैसे ही ओपन होगा, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज पर जाकर नीट सेलेक्ट करिए, क्रैश कोर्स पर वॉच नाउ करिए. डिस्क्रिप्टिव पेज मिलेगा, यहाँ पर सारे वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएंगे. इसे प्ले करिए, वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले हो जाएगा और आप आसानी से इन सब चीजों को देख सकते हो. मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पर ये पूरा का पूरा क्रैश कोर्स नीट के एग्जाम के लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग के साथ. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडीइंग.